हेलो बच्चों, कैसे हो? फाइन। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग जो टॉपिक रनिंग में पढ़ रहे हैं वो आपके कौन सा है? पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। आप लोगों ने वीडियोस देख रहे होंगे, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा ये हमारे टॉपिक अभी फिनिश न्यू है बेटा, रनिंग में टॉपिक चल रहा है। पिछले 4-5 क्लासों से आप लोग देख रहे हो। एक मेन टॉपिक आपके जो है पादपों का वर्गीकरण, इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लियर बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के अंदर बेटा हम लोग अभी तक जिन आधारों पर पादपों का वर्गीकरण कर चुके हैं वो एक बार मैं आपको यहाँ पर लिस्टेड कर देता हूँ उनको, जिससे आपके माइंड में वापस से आ जाए। पहला हम लोग बेटा जीवन काल या जीवन अवधि के आधार पर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 प्रकार पढ़े थे, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। उसके बाद हम लोगों ने बेटा प्रकृति अथवा स्वभाव के आधार पर पादपों का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसके भी हम लोगों ने 3 प्रकार डिस्कस किए थे, शाकीय, छुपीय। सी में बात कर दूं आपके सामने बेटा, वो है किसकी है बात करें, अपन लोगों ने किया था संवहन ऊतक के आधार पर संवहन ऊतक के आधार पर। और बेटा क्या है चौथा हम लोगों ने जो लास्ट डिस्कस किया था वो था कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर, कोशिका प्रकार के आधार पर। ये हम लोग अभी तक बेटा डिस्कस करके आ चुके हैं और आई होप कि अभी तक जो हम लोगों ने पार्ट कंप्लीट किया है वो आपके समझ में भी आया होगा। अगले बेस की ओर हम लोग चलते हैं और आज की क्लास के अंदर इस बेस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और वो है बेटा कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। तो बेटा कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स हम लोग पादपों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। तो पहले तो हम लोग बेटा बेसिक समझे भाई कोशिका की संख्या का मतलब क्या है। तो आप लोग इतना तो बेटा समझ गए हैं कि हर जीव के शरीर का निर्माण, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। इसलिए तो कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है ना, क्योंकि हर शरीर का बनना, हर कार्य का करना सजीव में कोशिका करती है, कोशिका ही तो करती है ना बेटा। अब वो कोशिका से जो शरीर बना है मेरा, आपका, पादपों का, तो वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है? भाई मकान बनाते हैं तो मकान बनाते समय हमें मकान में कितनी ईंटें लगी, पत्थर लगे, पूछ ले। मैथ में करते थे ना कि एक ईंट का लंबाई चौड़ाई ये है, कमरे की ये है, तो कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह के शायद मैथ में क्वेश्चन करते होंगे, 9th-10th में आपने किए होंगे बेटा, है ना। मेरे को भी याद आता है क्योंकि मैंने भी कभी 9th-10th किसी ज़माने में की ही होगी, तो ये मेरे को कुछ आइडिया ऐसा आता कि ऐसे भी क्वेश्चन हम लोगों ने भी किए, आप लोगों ने भी किए होंगे। तो बेटा मैं भी यही बात आपके सामने कर रहा हूँ कि अब जो शरीर बना है
पादपों का बना है वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसी के आधार पर हम लोग पादपों को 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? 2 भागों के अंदर बांट देते हैं। पहला जो हम लोग देखते हैं वो बेटा कौन से होते हैं? एक कोशिकीय पादप। यूनिसेलुलर प्लांट, एक कोशिकीय पादप की मैं बात करता हूं। और दूसरा जो होता है बेटा वो है आपके बहुकोशिकीय पादप। कोई जटिल वर्गीकरण नहीं है बेटा, सिंपल है। मल्टी सेलुलर प्लांट। क्लियर? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं बेटा कि हमारा शरीर है, हो सकता है एक कोशिका से बना के बना हो और हो सकता है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हो, ऐसे पादपों में हो सकता है। तो जब पादपों का शरीर एक कोशिका से बना हुआ होगा तो उन्हें एक कोशिकीय पादप बोल देंगे, और जब पादपों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा तो उन्हें क्या बोल देंगे? बहुकोशिकीय। 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा उसे मल्टी सेलुलर प्लांट बोल देंगे। तो ये तो एक बेसिक थीम हो गई बेटा। ये तो हम लोगों के अब इस लेवल पे आके कोई क्वेश्चन पूछे तो अच्छा भी नहीं लगता, और इसको मैं आपको भी बताऊं वो भी नहीं है। मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट था इस चीज को बताने के पीछे वो क्या था? एग्जाम्पल हम लोगों के इंपॉर्टेंट्स है, उदाहरण जो हैं वो हमारे काम आने वाले हैं। उन प्लांटों के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि भाई केवल ये जानते हैं कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम ये एक कोशिकीय होते हैं, बाकी के तो सब बहुकोशिकीय होते हैं। ऐसा नहीं होता बेटा, कुछ यूनिसेलुलर प्लांट भी है अर्थ पर, और वो यूनिसेलुलर प्लांट कौन से हैं उनके एग्जाम्पल मैं आपके सामने मेंशन करता हूं। एक तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी समझा था कि RH पीटेकर की वर्गीकरण पद्धति में, 5 जगत पद्धति में एक मोनेरा जगत आता है, और उस मोनेरा जगत के अंदर बेटा हम लोगों ने देखे थे VGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ये बेटा एक कोशिकीय होते हैं। और जब प्लांट किंगडम ऑफ थर्ड लेसन डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां पर आप लोग शैवाल है, और शैवालों का देखना, आप NCERT आपके पास हो तो उसमें देखना 3rd चैप्टर में शैवाल में एक वर्ग है आपके क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी जो वर्ग है शैवालों का वो कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। जिनमें एग्जाम्पल भी यदि मैं मेनली बात करूं तो एक तो क्लेमाइडोमोनास, याद रखने बेटा ये सब, क्लेमाइडोमोनास, और एक है आपके एसिटाबुलेरिया। ऐसे कई हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। एसिटाबुलेरिया शैवाल जो है ये सबसे लंबी पादप कोशिका भी होती है। केंद्रक हेमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने इस पर प्रयोग करके ये बताया था कि केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी होता है। ये आगे आप लोग डिस्कस करोगे बेटा, जब 3rd यूनिट सेल बायोलॉजी डिस्कस कर रहे होंगे तब भी इसका नाम आएगा, तो है ना यूज। तो हमें ये याद रखना है कि कुछ एक कोशिकीय पादप भी होते हैं। अब आता है बहुकोशिकीय पादपों की बात करें तो एग्जाम्पल की मैं बात करूं बेटा, तो पादपों की बात कर रहे हैं, प्लांटी समूह की बात कर रहे हैं। तो प्लांटी जो समूह है, पादप जगत है बेटा, उस पादप जगत में एक तो आपके आते हैं शैवाल। क्योंकि याद करूं हम लोगों ने पादपों को मुख्यतः 4 समूहों में बांटा, या नहीं बांटा था? पहला समूह हम लोगों ने बनाया था थैलोफाइटा, दूसरा समूह हम लोगों ने बेटा क्या बनाया था? ब्रायोफाइटा, तीसरा समूह हम लोगों ने क्या बनाया था? टेरिडोफाइटा, और चौथा समूह कौन सा बनाया? स्पर्मेटोफाइटा। और इस स्पर्मेटोफाइटा के अंदर क्या आए थे आप लोगों के? एक जिम्नोस्पर्म पादप, अनावृतबीजी पादप, और एक एंजियोस्पर्मिक पादप, आवृतबीजी पादप आए थे। तो बेटा ये सारे जो पादप हैं
यानी जो चारों समूह की यदि मैं बात करूं पादपों के की, तो ये सब मल्टी सेलुलर ही हैं। तो एक तो शैवाल यानी थैलोफाइटा, एक देखें आपके ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, और स्पर्मेटोफाइटा में भी बेटा आपके एक तो अनावृत वीजी पादप जिन्हें जिम्नोस्पर्म प्लांट कहा जाता है, और एक है बेटा आपकी आवृतबीजी पादप जिन्हें एंजियोस्पर्म पादप कहा जाता है। ये सब बेटा क्या है, मल्टी सेलुलर प्लांट हैं। ये क्या है, मल्टी सेलुलर प्लांट है। अब आपसे बेटा इस तरह से यूनी कैरेक्टर के बेस पर भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और मल्टी कैरेक्टर के बेस पर भी क्वेश्चन क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये जो प्लांट है ये यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो। क्योंकि शैवालों में हम लोगों ने बात की थी कोशिकाओं के प्रकार की भी, कि कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर पी पादप प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, यूकैरियोटिक टाइप के हो सकते हैं। अब जैसे मैं ये बात कर रहा हूं बेटा आपके कि ये जो क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवाल हैं ये यूनिसेलुलर हैं, लेकिन यूकैरियोटिक टाइप के हैं। तो देखो मल्टी कैरेक्टर में डिफरेंस आया या नहीं आया। इन प्लांटों की मैं बेटा बात कर रहा हूं तो ये आप लोगों के मल्टी सेलुलर तो हैं, बहुकोशिकीय तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये यूकैरियोटिक हैं। मैं मोनेरा जगत की बीजीय की बात कर रहा हूं तो बेटा ये यूनिसेलुलर तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। अब देखो यूनिसेलुलर में प्रोकैरियोटिक भी हो गए और यूनिसेलुलर में यूकैरियोटिक भी हो गए। बस यही नीट के क्वेश्चन बनते हैं और यही बेसिक कंसेप्टों से निकल के आते हैं। जब हम लोगों के बेटा बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे तो नीट के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हमें 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है। और जब बेसिक कंसेप्ट नहीं होते क्लियर तो इधर उधर हनुमान जी की वो जो चालीसा है ना उसको ही गाते रहते हैं और उल्टे सीधे लगा जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग करके आते हैं। नेगेटिव मार्किंग करोगे जिससे होता हुआ सिलेक्शन भी नहीं होता है, क्योंकि कमाए हुए धन से चले जाते हैं। नेगेटिव में ये होता है जो हम लोगों ने कमाया, जो हमने राइट क्वेश्चन किए उनमें से भी जेब से चले जाते हैं। तो इसलिए बेटा हमें इन बेसिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना है जिससे हम लोग नेगेटिव की ओर नहीं जाएं। जब बच्चा नेगेटिव की ओर नहीं जाता है तो वो सिलेक्शन की रेंज में चला जाता है, और जब सिलेक्शन की रेंज में चला जाता है तो उसके सिलेक्शन की चांस बढ़ जाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्लांट का कोशिकाओं की संख्या के आधार पर आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है। आई होप कि ये टॉपिक आपके क्लियर हुआ होगा। नए कंसेप्ट के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।